क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें क्रीम ब्रदर्स ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 2006 है। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, फर्नीचर, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी करंट लायबिलिटी में लिखेंगे क्योंकि पेएबल है। फिर डेटर्स, क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स फिलहाल आप इसको अदर एक्सपेंस में लिख दो। मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा नॉन करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होगा? नॉन करंट एसेट। फिर वेजेस, सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन है 2% बिल्डिंग की और 5% मशीनरी की और 10% फर्नीचर की। क्या करेंगे? इनकी परसेंटेज ले लेंगे बारी बारी और एक्सपेंस में भी लिखेंगे और अपने अपने एसेट में से माइनस भी कर देंगे। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सिर्फ 5% और डिस्काउंट 5% और क्रेडिटर का रिजर्व है 3%। तो आपके पास सबसे पहले देखें क्या ब्रॉड ऑन है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का? पहले देखें क्या ब्रॉड ऑन है? नहीं है, तो ब्रॉड ऑन 0 है। ब्रॉड ऑन नहीं है तो मतलब ब्रॉड ऑन 0 है। हमारे पास क्या बैड डेट्स हैं? फर्दर बैड्स भी नहीं है। मुझे बताओ डेटर की अमाउंट कितनी है? डेटर्स की अमाउंट ढूंढ के बताएं। 67,200। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि पहले एडिशनल बैड डेट्स या एडिशनल चीजें माइनस करनी, फिर बाद में प्रोविजन और डिस्काउंट के वक्त ना पहले प्रोविजन लेनी है बाद में डिस्काउंट लेना। पहले प्रोविजन बाद में। तो ये जो 5% है ये प्रोविजन है और 5% ही डिस्काउंट है। तो पहले इसका 5% लो। तो कितनी है ये प्रोविजन? 3360। ये माइनस करो तो डेटर कितने बच गए? 63840। अब इसका 5% लोगे तो ये डिस्काउंट आएगा 3192। ये आपके पास प्रोविजन आ गई, कैरिड ऑन मतलब, और ये आपके पास डिस्काउंट आ गया। ओके की बात। अब जब आप लोग एक्सपेंस में लिखोगे एसओसीआई के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर बैड डेट्स लिखोगे, वो सिर्फ 3360 लिखोगे। बोलो क्यों? ना तो बैड डेट्स है और चेंज इन प्रोविजन क्या है? 0 है। पहले 0 थी, अब 3360 है। ओपनिंग है ही नहीं ना, तो ओपनिंग 0 और अब कितना कैरिड ऑन? 3360। तो प्रोविजन पहले से बढ़ गई, प्रोविजन बढ़ी तो 3360। ठीक है, और कुछ भी नहीं है ना, बैड डेट्स रिकवर्ड है। और तो ये हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा बैड डेट्स के नाम से। एक और एक्सपेंस में जाएगा डिस्काउंट के नाम से, हो जाएगा 31। इसके बारे में दो बातें, या तो सेल में से माइनस कर दो या अदर एक्सपेंस में लिख दो। डिस्काउंट के बारे में दो बातें हैं, या सेल से माइनस कर दो या अदर एक्सपेंस में लिख दो। ठीक होगी बात। और जब आप डेटर की अमाउंट लिखोगे, पता क्या लिखोगे? डेटर की अमाउंट। डेटर जब लिखने लगोगे एसओएफपी के अंदर 67200 माइनस कैरिड ऑन ऑफ प्रोविजन माइनस डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट भी तो फिर माइनस करेंगे ना। और कोई बात इसमें से पूछनी है तो पूछे, वरना फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कंप्लीट करवाता हूं। ओके, आइए आगे चलते हैं। ये सवाल लाजमी करने हैं ताकि इससे ना आप लोगों का वो सवाल हल करने की कैपेसिटी बढ़ती है। परचेज एंड सेल्स, ये है बिजनेसमैन का नाम, कुछ लिखा हुआ है? नहीं। परचेज एंड सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स एंड परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव, वेजेज, सैलरीज, ये डाटा आपको गिवन है। कैश इनवर्ड, एडवर्टीजमेंट, डाटा तो सारा आपने पढ़ लिया है। हम सवाल डायरेक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट पढ़ के। डेप्रिसिएशन फर्नीचर की 7.5% और ऑफिस इक्विपमेंट की 10%। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। डिस्काउंट की प्रोविजन 2%। कमीशन 1300 was earned but not yet received। 800 एडवांस और 4000 and 5000 काउंट्रा, ये हमने कल सारा पढ़ा था। ठीक है,
अब हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। कैलकुलेटर और असाइनमेंट अपने सामने रखें, कैलकुलेटर भी और असाइनमेंट भी अपने सामने रखें। इसी के बराबर है ये। पहले आ जाएगा नाम, इसमें नाम नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income। For the year ended, हाँ जी, ईयर एंड हमारा क्या है 2016, 2002 है, दिसंबर है 31 दिसंबर 2002। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। सेल्स हमारे पास है 8,20,000। ये हमें पता है कि सेल्स इनकम है तो क्रेडिट साइड पर होगी, 8,20,000। फिर ये इसके सेल रिटर्न भी गिवन है 8,000। क्या डिस्काउंट अलाउड है? लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कि एडजस्टमेंट में या तो देख लें या तो फिर उसको अदर एक्सपेंस में लिखें, क्योंकि जब अदर एक्सपेंस में लिखेंगे तो फिर तो वर्किंग कर रहे होंगे ना। बट अगर आप, क्योंकि उसके लिए पहले प्रोविजन और सारा काम करना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए, तो कौन सी ऑप्शन लगाएं? अदर एक्सपेंस में लिखते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन मौजूद है तो अदर एक्सपेंस में ले जाते हैं। सेल्स हमारे पास है 8,20,000 और ये है 8,000। अगर ये सोल्यूशन पेपर में ना हो तो फिर डिस्काउंट माइनस कर लेंगे, वरना नहीं। कितना आ गया? 8,12,000 लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल। डिस्काउंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है दूसरी जगह भी लिखने की। ओपनिंग स्टॉक भाई मेरे 46,000। परचेजेस ये आप ना लिख लो, बल्कि आपने सवाल किया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस रिटर्न, फिर कैरेज इन, डिस्काउंट रिसीव्ड और फिर क्लोजिंग स्टॉक। यही आता है कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। चलें जी, फिर ओपनिंग स्टॉक कितना है? 46,000। इसमें प्लस क्या करना है हमने? परचेजेस कितना है? 442,000 प्लस कैरेज इन 39 माइनस रिटर्न माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड। ये पेपर में देखना है कि अगर ऑप्शन उसने खुद दे दिया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड की भी दो जगह है, इधर माइनस कर दो या अदर इनकम में लिखो। कितना? 2200 और माइनस कर दिया क्लोजिंग, वो कितना है? 38,000। एंड पे चले जी, बताएं जरा इसको प्लस माइनस करके बताएं। 4749 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। हाँ नहीं ऑप्शन देगा ना, अगर ऑप्शन नहीं देता तो फिर तो हम अपने खुद से वैल्यू लिखनी है तो फिर तो जैसे मर्जी कर लो, और अगर ऑप्शन देगा ना तो फिर वो देखेंगे कि अगर 8,12,000 है फिर इसको लगा दें और नीचे जाकर अदर एक्सपेंस में वो वाली वैल्यू ऐड कर दें। और अगर यहां पर ऑप्शन ही नहीं है 8,12,000, ऑप्शन है ही नेट ऑफ डिस्काउंट, तो फिर वो नेट ऑफ डिस्काउंट कर दें। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आ जाएं
अदर एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस अदर एक्सपेंस। प्रॉफिट कितना आ गया, जीपी कितना आ गया 337,100। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में आए जी, क्या करना है? हाँ जी, अदर एक्सपेंसेस में आए। आपने पहले तो आओ ना अदर एक्सपेंस और इनकम में जाकर अपनी एडजस्टमेंट देखो। एक तो डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स तो है ही, डिस्काउंट भी है, कमीशन तो हमारी इनकम में चला जाएगा, रेट्स प्रीपेड है और कॉन्ट्रैक्ट। रेट्स प्रीपेड है। तो अदर एक्सपेंस के अंदर हम आए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेजेस। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बताएं अमाउंट कितनी है? 43,500। फिर सैलरीज, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 66,000। फिर एडवर्टाइजमेंट, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 10,200। फिर बिल सेल और एसेट होता है। टेलीफोन एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या है? इसकी एडजस्टमेंट है, हाँ वो भी एक्सपेंस। चलो आप ये लिख दिया था, ये 800 एडवांस है। तो कितने हैं टोटल, कितने हैं? 63, 5300 माइनस 800 कितना आ गया? 4500। फिर उसके बाद टेलीफोन, वो कितना है? तो इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी 9400, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा हुआ है, प्रीपेड तो नहीं। प्रीपेड प्रिंटिंग ये हमारा करंट एसेट है। अगर एडजस्टमेंट में होता तो, अगर एडजस्टमेंट होता तो एडजस्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट हुआ होता है। ओके चलें जी, ट्रायल बैलेंस में ना पहले एडजस्टमेंट, हाँ वो मैं बात बताता हूँ, कैरेज वाली की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। इंश्योर ऐसे, इसमें जो प्रीपेड था वो सिर्फ कमीशन और उसके बाद लिखी हुई है। अभी तो हम लिख रहे हैं टेलीफोन चार्जेस हो गए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना हो गया 11,200। फिर आगे पोस्टेज स्टैम्प। अच्छा पता है किसी को, अब तो आपको पता भी नहीं होगा पोस्टेज स्टैम्प क्या होता है। वो नहीं है भाई, एक्सपेंस होता है ये। कितना है पोस्टेज एक्सपेंस? 1090। तो ये पोस्टेज और स्टैम्प का मतलब होता है पहले ना, जो आजकल तो मेल कर दी जाती है या फोन या व्हाट्सएप कर दिया जाता है, पहले जब किसी को इंफॉर्मेशन देनी होती थी तो लेटर भेजा जाता था, और वो जो लेटर तो पोस्ट किया जाता था तो इसके ऊपर एक स्टैम्प लगती थी, वो स्टैम्प की कीमत होती थी। अभी भी ये जो आपको जो आता है ना पार्सल वगैरह आते हैं तो उसमें ये होता है। चले जी, उसके बाद पोस्टेज स्टैम्प के बाद कैरेज आउट। कैरेज आउट वो कितना है? 12,000 बट एक्सपेंस। और इंश्योरेंस कितना? 3,000। और बैड डेट्स की तो वर्किंग करनी है ना, इसके अलावा मतलब फिर भी एक दफा देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स की वर्किंग कर लेते हैं। हाँ जी, ये थोड़ा सा एक दफा लिस्ट वेरीफाई कर लें ताकि आप अपना देख लो सोल्यूशन।
वेजेस लिखी गई, सैलरीज भी हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, फिर उसके बाद रेट एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, इंश्योरेंस, कैरेज आउट। बस अब हम चलते हैं बैड डेट्स के ऊपर। बैड डेट्स के लिए मैं यहां पर ही वर्किंग कर देता हूं ताकि हमें कुछ ज्यादा इधर उधर ना घूमना पड़े। सबसे पहले कैरी डाउन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है? कैरी डाउन। और जरा ये है आपके पास ब्रॉड ऑन प्रोविजन का, एक चीज मिल गई, और ये क्या है कि आपके पास डेटर्स। अब आपके पास एडजस्टमेंट पे चलते हैं। इसके ऊपर 3 एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट 5% प्रोविजन, 2% डिस्काउंट और काउंटरा। यही है ना, क्योंकि काउंटर से क्या होता है? डेटर भी कम, क्रेडिटर भी कम। काउंटर एडजस्टमेंट क्या होती है कि जब भी हमारे पास किसी एक बंदे से पैसे हमने लेने भी हैं और उसी बंदे के पैसे देने भी हैं, तो लोअर अमाउंट के साथ सेट ऑफ हो जाता है। अगर वो डिसाइड करें तो वो लोअर अमाउंट के साथ सेट ऑफ हो जाता है। अब आपके पास डेटर्स हैं 45,000 के, जिसमें से पहले तो 4,000 माइनस हो गया काउंटर वाला, कि जो उससे हमने एक बंदे के लेने भी या देने भी, वो खत्म हो गया। बाकी बच गया हमारे पास 41,000। अब इस 41,000 में से एडिशनल बैड डेट्स माइनस करके प्रोविजन लेनी है। अब एडिशनल बैड डेट्स तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट प्रोविजन ले लो। कितने परसेंट प्रोविजन है? मल्टीप्लाइड बाय 5%। ये आ गया जाएगा कैरी डाउन आपका प्रोविजन का। कितना आ गया? 5%, 20। ये भी माइनस करो, 41,000 में से 2050 भी माइनस करो, 2050 कैरी डाउन होगा। ये तो हम इसे उसके लिए डिस्काउंट के लिए फाइंड किया। प्रोविजन तो ये है, प्रोविजन तो जो 5% लिया ये है। इसका जो 2% लेंगे ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना आ गया? 779। तो ये तरीकाकार होगा आपका। अब वही एक्सपेंस लिखने का क्या तरीका है? बैड डेट्स प्लस चेंज इन प्रोविजन माइनस बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो आओ जरा फिर लिख लेते हैं अपने बैड डेट्स। बैड डेट्स सबसे पहले बताओ, बैड डेट्स जिधर भी पड़े हैं लिख लो। किधर किधर है बैड डेट्स? ट्रायल बैलेंस में कितने हैं? 800 प्लस माइनस चेंज इन प्रोविजन। आपकी अब्रॉड ऑन कितना है प्रोविजन का? 3200 से आप गिरे 205। प्रोविजन कम होगी? कितनी कम हुई? -1150 माइनस 1150। इसका डिफरेंस कितना आ गया? 350 नेगेटिव। 350 नेगेटिव मतलब ये इनकम बन गई एक तरह की। नेगेटिव आएगा तो एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो ऐड कर देंगे। ठीक होगी बात? डेप्रिसिएशन पे आ जाओ। डिस्काउंट भी लिख लो, डिस्काउंट तो आप फाइंड कर चुके हो ना, 779। और डेप्रिसिएशन भी फाइंड कर लो। डेप्रिसिएशन है फर्नीचर का लो 7.5% और ऑफिस इक्विपमेंट का लो 10%। अलग अलग बता दो, फर्नीचर की अलग डिडक्शन बता दो। 15,000 जी। हाँ जी, मैंने तो कहा है इसके 2 ऑप्शन, या सेल में से माइनस कर दो या यहाँ पे लिख। फर्नीचर के बाद दूसरी ऑप्शन किसकी है? ऑफिस इक्विपमेंट की। वो कितनी है? 199,7। ये आपके सारे एक्सपेंसेस हो गए, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। करो जरा प्लस इनको। तो ये जो बैड डेट्स है इसको माइनस में लिखेंगे? हाँ माइनस में लिखेंगे, क्योंकि या तो इसको अदर इनकम में लिख दो या माइनस में लिख दो, क्योंकि हमारे जो बैड डेट्स हुए हैं ना वो रिवर्सल ऑफ प्रोविजन से कम थे। हाँ जी, करो जरा प्लस इनको। और ये 350 माइनस करना है उसमें से।
इसका मतलब ये है कि आपने पिछले साल ज्यादा प्रोविजन क्रिएट कर ली थी, पिछले साल एक्सपेंस ज्यादा लिख दिए थे, तो अब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। हाँ जी, कितने आ गए एक्सपेंसेस? 350 माइनस करना है। 200,689 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 136,411। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फिर हम करेंगे इसमें लेस फाइनेंस कॉस्ट है, वो जो इंटरेस्ट होता है ना लोन के ऊपर, वो फाइनेंस कॉस्ट ही तो होती है। कितनी है फाइनेंस कॉस्ट? 1500 ये गिवन 1500 एड अदर इनकम, कमीशन ही है बस। कमीशन है कितना? 1300 बस, और कुछ है ही नहीं इसका। 1300 ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। कितना? 136,211 136,211 यही आ रहा है। ये जो ऊपर नीचे एक्सपेंस लिखने से आंसर तो बराबर आ जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। तो ये स्टैंडर्ड का नाम ही प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। चलें जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जी। डिस्काउंट और डेट्स का आपने कहा था कि डिस्काउंट अलाउड था प्लस कर देना, डेट्स में से माइनस। जी, तो यहाँ पर आपने डिस्काउंट विद एक्सपेंस तो डिस्काउंट अलाउड तो उधर ही लिखा जाता है ना, तो वो डिस्काउंट अलाउड था नहीं ना। अगर डिस्काउंट अलाउड पहले से पड़ा होता ना, उसमें ऐड करके लिख देते, पहले कुछ था ही नहीं, तो फिर एज इट इज लिख दिया। अगर पहले भी डिस्काउंट अलाउड पड़ा होता तो उसके अंदर जाकर 2 दफा तो डिस्काउंट अलाउड ना लिखते ना, उसी अमाउंट के अंदर प्लस कर देते। ये भी वो था नहीं, इसलिए अलग से लिख दिया। एज एट 31 दिसंबर 2002। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, दो तो हमने देखे थे नॉन करंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट। या और भी कोई है? लैंड एंड बिल्डिंग अलग अलग है, इकट्ठी है? लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 336,000। फिर फर्नीचर कितनी कॉस्ट है फर्नीचर की? सवाल के अंदर 2 लाख। 2 लाख में से 15,000 माइनस कर दिया, उसकी डेप्रिसिएशन 185,000 बच गया। फिर ऑफिस इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट कितनी है? ऑफिस इक्विपमेंट 1997 माइनस उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 19,970 माइनस करो जरा। 1,7,9,730। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है? क्वेश्चन के अंदर ही है।
कितनी है इन्वेस्टमेंट? अच्छा वो पिछले साल में थी। ओके टोटल करें फिर इसका, या कोई और एसेट है? फिर इसका टोटल कर दें 700,730। फिर आ जाओ करंट एसेट्स। जी करंट एसेट बताया, सबसे पहले स्टॉक लिखवा दो 38,000। फिर एक डेटर्स लिखेंगे कैसे? 45,000 में से 4,000 माइनस कर दिया काउंटर वाला, और 2050 कैडन ऑफ प्रोविजन 799 है, ये 797 है, 779 ये डिस्काउंट। ये है डेटर लिखने का तरीका। इसमें से क्या क्या माइनस किया? एक तो काउंटर माइनस किया इसलिए क्योंकि वो सेटअप हो गया, फिर एक कैडन माइनस किया और एक डिस्काउंट माइनस किया। तो माइनस करके बताओ कितनी वैल्यू आ गई? 381,7971। उसके बाद आ जाओ, नहीं आपको ना एक प्रीपेड स्टेशनरी गिवन है सवाल के अंदर, कितनी अमाउंट से बोला? 1200 से शायद, वो भी तो एसेट ही है। और कैश कितना है? 210। और बैंक कितना है? बैंक है ये 210 पैटी कैश है, पैटी कैश। बैंक कितना है? 18,000। और एक और चीज भी थी, एडवांस रेट्स। एडवांस कमीशन भी, रेट्स भी था। ये एफ रेट एंड टैक्सेस वर पेड इन एडवांस। बिल रिसीवेबल भी है। अच्छा बिल रिसीवेबल भी लिखवा दो 9,000। एडवांस टैक्स वो कितना है? अच्छा ऊपर आपने इनकम टैक्स लिखवा दिया था, ये वो पिछले साल में था। अच्छा जब वो किया नहीं ना इसलिए वो मिक्स हो रहा है जी। 800 से एडवांस है तो ये 800 आ गया। और कोई करंट एसेट कमीशन नॉट येट रिसीव्ड, तो ये भी तो रिसीवेबल है। कमीशन रिसीवेबल कितने से? 1300 से। और कोई करंट एसेट है तो बताएं। स्टॉक हो गया, डेटर, प्रीपेड स्टेशनरी, पैटी कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, एडवांस टैक्सेस और कमीशन रिसीवेबल। ये है प्रीपेड प्रिंटर लिख दिया 1200। अच्छा है तो 1200 ना। टोटल बताएं फिर इसका, देख ले कोई ऐसे मिस ना हो गया। पैटी कैश इन सब का टोटल करें। वन 06681 टोटल एसेट्स 807 जल्दी करें यहां तक पहुंचे। हो गया। इसके बाद आ जाए इक्विटी एंड लायबिलिटी। टोटल चेक कर ले, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी पे आ जाए।
इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी में पहले तो बताएं कैपिटल कितना है, 476 प्लस कर दो इसके अंदर नेट प्रॉफिट 136 211 ड्राइंग्स हैं। चलो इक्विटी कितना आ गया 613000। नॉन करंट लायबिलिटी है लोन, हाँ जी नॉन करंट लायबिलिटी लोन कितना 1,50,000। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी वो कितनी है, क्रेडिटर्स कितने हैं 48,300। फिर जी वो माइनस करना है, इसमें से काउंटर माइनस करना है, तो सेट ऑफ करना है। तो कैसे किया, सेट ऑफ कैसे किया, डेटर से भी माइनस क्रेडिटर से भी माइनस। जब सेट ऑफ किया है आपने तो उसकी एंट्री क्या पास करनी है, डेटर से भी निकालना है और क्रेडिटर से भी निकालना है। तो ये आएगा 48,300 माइनस 4,000 और ये आ जाएगा 44,300। ओके की बात। क्रेडिटर के बाद और कोई है, कोई एक्रूड एक्सपेंस, कोई और लायबिलिटी, तो 44,300 807 हो गया बराबर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। हाँ जी फिजान भाई आपका क्या बना है, वो बताओ जो जिसमें स्टार आया, 2 में स्टार आया, तो फिर किस में स्टार नहीं आया, वैसे होना नहीं चाहिए था ऐसा, क्योंकि इंग्लिश तो ठीक हो गई थी। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन बात लिखी हुई है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप, 3। अच्छा ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये जरूरी नहीं कि एडजस्टमेंट हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फर्दर एक्सप्लेनेशन। उसने कहा ऊपर लिखा हुआ कैरेज, अब आपके दिल और दिमाग में ये आ सकता है कि अच्छा ये कैरेज इन है या कैरेज आउट है, क्योंकि डिस्काउंट के बारे में तो पता चल जाता है, क्योंकि एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। उसने खुद एक्सप्लेन कर दिया कि भाई साहब के ऊपर है ना आपके पास कैरेज, उसके अंदर जो 2211 है वो कैरेज इन है। अब इसका मतलब है वो जो टोटल है वो टोटल कैरेज है, उसमें कुछ कैरेज इन है कुछ कैरेज आउट है। तो जितना है कैरेज कितना, ऊपर बताया कैरेज के मोड किसी ने, कैरेज ये इसके अंदर ये टोटल कैरेज है, इसके अंदर माइनस का तो 2211 ये है कैरेज इन, ये चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। जो बाकी आंसर है वो कितना बनता है, बाकी बताया जरा, 5114 में से 211 माइनस के 2211 29 ये कैरेज आउट है। अच्छा अगर आप ये कहते हो कि इसकी एंट्री, तो एंट्री में बता तो देता हूं, वो टोटल कैरेज लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमने इसमें क्या करना है कि कैरेज इन यहां से निकाल के, यहां से निकालने से मुराद ये है कि ये टोटल कैरेज है, इसमें से आपने कैरेज इन डेबिट कर दिया इतनी अमाउंट से 2211 से, और कैरेज में से माइनस कर दिया 2211, यही तो किया है, इसमें से माइनस कर दिया कैरेज में से, ओवरऑल कैरेज में से, और कैरेज इन में जाकर लिख दिया। बाकी जो कैरेज बच गया वो कौन सा हुआ, वो कैरेज आउट है।
ये एंट्री नहीं बनाते होते ये एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है, फर्दर इंफॉर्मेशन है कि भाई जो ये अमाउंट है ना उसके बारे में ये हकीकत है, उसके हिसाब से हमने डील कर। और बताएं सवाल हो गए सारे? चले फिर आए क्वेश्चन नंबर 6 को मैं रीड करता हूं, क्योंकि अगर उसमें कोई नई बात हुई तो मैं बता दूंगा, और अगर पुरानी बातें हैं तो फिर आगे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन वाइज एडजस्टमेंट 2-3 एडजस्टमेंट रहती है, वो इनके अंदर नहीं है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो फिर हम मेन अपने इन क्वेश्चंस को सिर्फ करवाने का मकसद फॉर्मेट याद करवाना है। ये पेपर में सवाल नहीं आते, सिर्फ फॉर्मेट की प्रैक्टिस करवाना थी। अब जब आपकी फॉर्मेट की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हमने मेन अपने सवालों पे जाना जो पेपर में आते होते, मुश्किल सवाल जिसे। तो जब तक आपकी इसकी फॉर्मेट की प्रैक्टिस पक्की नहीं होगी ना, तो फिर तो वहां पर हम एडजस्टमेंट समझेंगे या फॉर्मेट का दिमाग में रखेंगे। तो इसलिए ये सवाल जिसने नहीं किए वो लाजमी करे, और मैं तो कहता हूँ 2-2, 3-3 दफा करो, एक ही सवाल 2-2, 3-3 दफा करो, ताकि आपका ना एक दफा फॉर्मेट याद हो जाए, फिर हम सवाल आगे करें। एटलीस्ट ये तो ना पता हो ना कि अच्छा इसने जाना किधर है, स्टेशनरी लिखा हुआ है एसेट में जाएगा लायबिलिटी में जाएगा, तो ये परेशानी ना हो। हाँ जी, ड्राइंग्स हैं हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट को कहते हैं। अच्छा यहां पर एक और चीज आ गई, इंटरेस्टिंग चीज, ट्रेडमार्क राइट्स, ये होते हैं इनटेंजिबल एसेट, और अगर इसके दरमियान में लाइफ बताई हो, इसका मतलब है इसको इस पे डिवाइड करके ये उसकी उतनी अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। तो जैसे डेप्रिसिएशन नहीं आते, किसी भी एसेट की परसेंटेज ना बताई हो, लाइफ बताई हो, तो उसकी कॉस्ट को उसकी लाइफ पे डिवाइड कर देते हैं। तो लाइफ पे डिवाइड करके 20,000 है ना, 20,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे, ये साथ साथ करते जाओ क्योंकि ये कल सवाल आपने करना, मैंने नहीं करवाना। 2000 इसकी अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। इस 2000 का क्या करेंगे, एसेट में से माइनस करेंगे, 220 और एक्सपेंस में लिख देंगे, नॉन करंट। स्टॉक, सैलरीज एंड वेजेस, सन्ड्री डेटर्स, परचेज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ट्रेड एक्सपेंस, पोस्टेज, बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ, ये बैड डेट्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैपिटल, सेल्स, क्रेडिटर्स एंड लोन। एडजस्टमेंट भी आ जाए। वन सन्ड्री डेटर 800 इज बैड, शुड बी रिटर्न ऑफ, ये क्या है, एडिशनल बैड डेट्स। ये कौन सा है, एडिशनल बैड डेट्स। क्रिएट रिजर्व 5% और सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, 2% डिस्काउंट और 2% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। जैसे क्रेडिटर्स का तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, तो इसकी 2% लेकर क्या करेंगे, क्रेडिटर में से माइनस और अदर इनकम, क्रेडिटर से माइनस। और स्टेशनरी वर्थ 500 यूज्ड आउट ऑफ स्टॉक फॉर बिजनेस पर्पस, ये बात हमने कल पढ़ ली थी। स्टेशनरी वर्थ ₹500 was used out of stock for business purpose, अपना स्टॉक बिजनेस के मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, नॉन करंट एसेट डेबिट परचेजेज। और अल्लाह के वलियो, अगर नॉन करंट एसेट हो भी सही जो निकाल रहे हो, आप तो स्टेशनरी निकाल रहे हो, आपका तो स्टेशनरी का बिजनेस है, तो अब भी नॉन करंट एसेट डेबिट करेंगे। अब स्टेशनरी डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, अगर आपने, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, स्टेशनरी डेबिट परचेजेस, कितनी अमाउंट से, 500 से, ये चला जाएगा अदर एक्सपेंस के अंदर, स्टेशनरी एक्सपेंस में जाता है, और ये परचेज में से प्लस होगा माइनस हो जाएगा। इसके बाद वो कहता है गुड्स वैल्यू 1000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कहता है आपने कुछ गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर बेची नहीं, दे दी। फ्री सैंपल की एंट्री किसी को आती है, अदर फ्री सैंपल की एंट्री बनाए, जो हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज अ फ्री सैंपल, ये तो एंट्री पड़ी हुई है, मुझे याद है। ऊंची आवाज में बोलो ना, पता चले। जब गुड्स सैंपल के तौर पर दी जाती है, क्या एंट्री पास करते हैं,
डेबिट, फ्री सैंपल डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, फ्री सैंपल टू परचेजेस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू परचेजेस, क्योंकि जब हम फ्री सैंपल दे रहे होते हैं ना वो बेसिकली अपनी गुड्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, फ्री सैंपल डेबिट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट 1000 से एडजस्ट करो, कैसे करोगे, एडवर्टीजमेंट अदर एक्सपेंस में चले जाएंगे और 1000 परचेजेस में से माइनस कर देंगे, जस्ट लाइक परचेज रिटर्न, जैसे परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, डिस्काउंट रसीद माइनस करते हैं, ये भी ऊपर वाला 500 भी परचेज में से माइनस हो जाएगा और ये 1000 भी परचेज में से। फिर इसके बारे में ये सवाल में नहीं आता लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं, इनवॉइसेस फॉर रुपीज 2400 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक, कहता है 2400 की ना इनवॉइसेस आपने सेल डे बुक में लिख ली हैं, मतलब सेल डे बुक के अंदर ना क्रेडिट सेल्स लिखी होती है, सेल डे बुक के अंदर क्रेडिट सेल्स होती है, कहता है मैंने 2400 की चीजें सेल डे बुक में लिखी हुई हैं, तो क्या एंट्री पास की होगी, डेटर टू सेल, क्या एंट्री पास की, डेटर टू सेल, कहता है ऑन 27th मार्च बट गुड्स वर नॉट डिस्पैच्ड, सेल्स लिख ली है, रिकॉर्ड कर ली है, मतलब सेल कैसे रिकॉर्ड की होगी, दोबारा बताएं, सेल की एंट्री क्या पास होती है, डेटर टू सेल, आपने डेटर डेबिट किया, एसेट कम किए या ज्यादा, डेटर डेबिट किया तो एसेट कम हुए ज्यादा, कम हो गए, मतलब डेटर डेबिट करते हो तो कम हो जाते हैं, एसेट कम हो तो यानी डेबिट होते हैं तो कम होते हैं, तो ज्यादा होते हैं, तो आपको क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, जब क्रेडिट सेल्स होती है एंट्री क्या होती है, हमने गुड्स अभी दी नहीं लेकिन एंट्री पास कर ली, प्रूवन कांसेप्ट क्या कहता है, एसेट्स कैन नेवर बी ओवरस्टेटेड, इनकम कैन नेवर बी ओवरस्टेटेड, चीजें दी नहीं, इनकम और एसेट लिखकर बैठे हो, कहते हैं रिवर्स कर दो, जब तक चीजें नहीं देंगे ना हम अपनी इनकम लिख सकते हैं ना अपने डेटर लिख सकते हैं, लेकिन कहता क्या है, कहता है इनवॉइसेस 2400 वर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर ली है लेकिन चीजें अभी तक, लेकिन हम तो ऑडिटर है, हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करवा देंगे, तो पहले उसमें क्या एंट्री पास की होगी, डेटर टू सेल, अब क्या हो जाएगा, सेल टू डेटर, तो एडजस्ट कैसे करेगा, सेल में से भी माइनस, डेटर से भी माइनस, बात समझ लगी, ये जो एडजस्टमेंट होती है ये पढ़ी नहीं जाती, ये क्वेश्चन जब सामने आता है ना तब भी पता चलता है इसका क्या करना है, तो जब भी याद रखें जब तक हम गुड्स भेजेंगे नहीं तब तक हाँ अगर आपने गुड्स भेज दी, पैसे नहीं लिए, इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्रूअल बेसिस ये कहता है हमें कि पैसे चाहे ना लो, लेकिन अगर चीजें भेज दी हैं तो आपकी अक्कर हो चुकी है से, और एंड पे तो 10%। हाँ जी बताओ, ये खुद से ट्राई करोगे या कर ले सवाल, खुद से हो जाएगा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये वही क्रेडिटर का 2% लेकर तो उसमें से माइनस और अदर। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं होगा तो कल मैं करवा दूंगा और होगा तो नहीं। 7वें पे आ जाए। हाँ जी, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ हड़बड़ाहट अ सोल ट्रेडर। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, ये उसकी कॉस्ट है, ये इक्विपमेंट की कॉस्ट है, नीचे उनकी एक्यूमुलेटेड, ये ना कहना कि ये क्या, ये एक्यूमुलेटेड एक्शन इनकी है, ये आपको पता ही है। इन्वेंट्री, सेल, परचेज, डिस्काउंट, लोड, रिसीट, बैड डेट्स, लोन ऑन इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रिसीवेबल, पेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। आ गया बरोडो प्रोविजन का। कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, करंट लायबिलिटी। फिर कैरेज आउट ड्राइंग्स, 10% लोन, ये वो हमारा नॉन करंट एसेट है, सॉरी इंटरेस्ट है, सो लोन है। इस 10% का मतलब है कि उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है, 10% इंटरेस्ट पर। हाँ जी, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, टाइम भी है, मौका भी है, पढ़ लेते हैं। नहीं अभी पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। एक एडजस्टमेंट है, लोन के इंटरेस्ट और लोन छोड़ यार
चले आगे जरा ये एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। आज की एडजस्टमेंट ये है और बाकी एक दफा मैं पढ़ दूं। इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, देयर आर accrued wages, operating expense include some prepaid expense and some accrued expense, ये भी हो जाएगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स हो गया। द अमाउंट ऑफ परचेज इंक्लूड दिस विच वर विथड्रॉन बाय द हबर्ड ऑफ हिज ऑन पर्सनल यूज। इसकी पता है एंट्री क्या पास होगी? ड्राइंग्स डेबिट, परचेज क्रेडिट। तो क्या क्या करेंगे? ड्राइंग्स में जाकर प्लस और परचेज में से जाकर। आज की फिर सबसे अच्छी एंट्री करते हैं, देखते भी अच्छी है भी सही ना या बन रही है। ऊपर देखिए इंटरेस्ट कितना गिवन है, लोन ऑन इंटरेस्ट 1560, कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं पढ़ा देता हूं फिर भी। एडजस्टमेंट का नाम लिखें, नेक्स्ट। क्या नाम था नेक्स्ट एडजस्टमेंट का? नंबर क्या है? 14। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सबसे अच्छी एडजस्टमेंट, और इसके अलावा सिर्फ एक एडजस्टमेंट अच्छी रह गई, बाकी सारी आपकी हो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये क्वेश्चन हमारा 7 है ना, 6, 7। और हमने स्टार्ट कहां से किए थे? 10वें से। इसका मतलब इसके अलावा मेरे 2 सवाल ही रह गए, 8वां और 9। ठीक है, तो ये बेसिक, ये सिर्फ फॉर्मेट के लिए 1 से लेकर 15 तक। ये आप सवाल जितनी दफा करोगे कम है, इससे आपका फॉर्मेट पक्का होगा। जब फॉर्मेट पक्का हो जाएगा फिर हम चले जाएंगे आगे फर्दर इसके मुश्किल सवालों की तरफ, क्योंकि मैंने इसके बाद परसों नया चैप्टर स्टार्ट कर देना। ठीक है, और इसका डेली बेस पे एक सवाल चलता रहेगा। ये जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक इसके हमने टोटल 20 क्वेश्चन करने हैं, और कोशिश करेंगे 10 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर 20 सवाल हो जाएं, और फिर उनको बार बार करना है बस, तो आपका फाइनल अकाउंट पक्का हो जाए। और इंशाल्लाह सवाल भी जो आएगा ना वो आपका कवर नहीं, ये अलग अदर देन 20 है। आप कहते हो 5 और नहीं, 20 और। ठीक है, वैसे तो और 15 ही है, 20 तो डराने के लिए लिखा है, और भी 15 ही है। तो उन 15 को ही कितनी दफा बार बार कर लेंगे? पेपर हमारे सर पे 9 जुलाई को पेपर है, तो इसका मतलब है कि टाइम बहुत कम है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आ जाए जरा। सबसे पहले इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। जैसे लिखा हो ना 10% लोन 15,600। मैं यहां पर ये एग्जांपल लेता हूं, ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। इसकी डेबिट साइड पर लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन 1560 और 10% लोन लिखा हुआ है 15,600। ठीक है, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये जो 10% है ना, इसका मतलब है कि आप 15,600 का 10% लो तो सही। जरा करो जरा 15,600 का 10%, 1560 क्या आता है? ये 1560 क्या है? ये इंटरेस्ट 1560 इसका इंटरेस्ट है, और ऊपर देखो इंटरेस्ट दिया तो हुआ है। कहता है अगर आपने जो फाइंड किया और जो गिवन है ये बराबर है तो कुछ भी ना करो, जो नॉर्मल काम है वही करो। अगर आपका जो आंसर निकाला है और जो गिवन है इसके आंसर बराबर हैं, इसका मतलब है जितना इंटरेस्ट बनता है आपने पे कर तो दिया। 1560 इंटरेस्ट बनता है ना, और आपका लिखा भी तो 1560 हुआ है, तो ओके। अब आपने करना क्या? सिंपल, इसको जाकर फाइनेंस कॉस्ट के अंदर लिख देंगे और इसको जाकर नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दो। मतलब लोन को नॉन करंट लायबिलिटी और इंटरेस्ट को फाइनेंस कॉस्ट में। कोई नया काम नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, ये बिल्कुल जैसे बैड डेट्स की सिचुएशन बताई है ना, ये भी वैसे बता रहा हूं। सिचुएशन नंबर 2, आपका ट्रायल बैलेंस है, डेबिट है और क्रेडिट है, आपका इंटरेस्ट गिवन है
800 का 10% लोन, वो आपका है जनाब 1 लाख का कर लेते हैं। 1 लाख नहीं, 1 0 कम कर देते हैं, 10,000 कर लेते हैं। $10,000 कर लो। चलें जी, अब आपने काम वही करना है। कौन सा वाला बोला? 10% लें। जो आपका लोन है ना, जो परसेंटेज है अपने लोन की, वो परसेंटेज लें, मल्टीप्लाइड बाय 10%। आंसर कितना आया? 1000। अब मसला आया, पहले मसला नहीं था, हमने इंटरेस्ट फाइंड किया, जितना फाइंड किया था वही दिया था। अब इंटरेस्ट बनता 1000 है लेकिन पेड 800 है, इसका मतलब है 200 स्टिल टू बी पेएबल। इसका मतलब क्या है? 200 एक्रूड इंटरेस्ट है। अगर इस तरह से सवाल आया हुआ है ना, आपने एक दफा इंटरेस्ट लाजमी फाइंड करना है। एक दफा इंटरेस्ट, एक दो सवाल है जिसमें इंटरेस्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या वजह है। लेकिन इस सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 10% बैंक लोन है, तो रेट तो 10% है ना, तो एक 10,000 का 10% तो 1000 बनता है, लेकिन ऊपर पे कितना है? इसका मतलब है कितना अनपेड है? 200। 200 यहां से आपकी एडजस्टमेंट एक फाइंड हुई खुद, ये बताई नहीं हुई एडिशन इंफॉर्मेशन में, ये आपने खुद इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। इस 200 का ये है अनपेड इंटरेस्ट या एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब बनता है लेकिन आपने पे, इस 200 का क्या करेंगे? एक्सपेंस में ऐड, इसमें ऐड हो जाएगा और करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। लेकिन ये पूरा 1000 एक्रूड नहीं है, क्योंकि 1000 में से 800 तो पेड है। आगे चलते हैं, तीसरी सिचुएशन फिर आप समझ गए होंगे। अल्लाह अकबर जी, फाइनेंस कॉस्ट में 800 जमा 200, 800 तो पहले ही है ना, तो 200 और ऐड होकर लिखा जाएगा, क्योंकि एक्रूड की एडजस्टमेंट करनी है ना 200 की, तो इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। हाँ जी, अगली बात, सिचुएशन नंबर नेक्स्ट, 10% बैंक लोन है, 20,000 से, बस कुछ नहीं बताया, और 10% बैंक लोन कुछ नहीं बताया, ये काम तो हमने करना ही करना है। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितना आ गया? 2000। 2000 इंटरेस्ट बनता है, बताओ पे कितना किया? पे किया ही नहीं, सारे की सारी लायबिलिटी है, सारे का सारा एक्रूड है, सारे का सारा एक्रूड है। पिछले में 200 एक्रूड था, इसमें सारा एक्रूड है, और इसका करेंगे क्या? उसी तरह फाइनेंस कॉस्ट में लिख देंगे और लायबिलिटी में लिख देंगे, फाइनेंस कॉस्ट में लिख देंगे और लायबिलिटी में लिख देंगे। ये बात समझ लगी? इसकी चौथी सिचुएशन है ही नहीं, हम ज्यादा पे कर दे निकले कम, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सवाल में वो देना चाहे तो दे सकता है। चलिए जनाब, और फिर देखते हैं, लोन के बारे में तो इतना ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था क्योंकि 1560 से गिवन था। चलें जी, इसकी सिचुएशन है 3। एक और चीज होती है, वो सवालों के साथ समझाऊंगा, अभी अगर समझाया तो वो ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा आपके लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड ये पहले बता दिया था। हाँ जी, उसके बाद खत्म हो गया सवाल। अब आपके, आप लोगों ने बस सारे कर ले, लेकिन सारे आप करके नहीं आते हो, इसलिए 6 7 है, 7 8 है, 6 7 करके हैं, तो बस 2 सवाल करके हैं, इतना ही काफी है, और बाकी इंशाल्लाह पहले इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, आज फिर आप रिजल्ट एंजॉय करो अपना।